अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ जनरल साइंस का आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 77 पे। पेज नंबर 77 पे आपके पास है मलेरिया। ठीक है, हम मलेरिया के अलामात, इसका इलाज, ये चीज़ें हम लोग जो है वो आज पढ़ेंगे। ये आपका बुक पेज नंबर 77 पे है और चैप्टर नंबर 5 है जनरल साइंस का, बीमारियां, उनकी वजूहात और तबीनी जिस्म। टॉपिक मलेरिया हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी दुनिया की अहम तरीन बीमारी है। ठीक है, खुसूसन एशिया और अफ्रीका के बाज़ इलाकों में जहाँ ज़िंदगी का मेयार बेहतर नहीं, मलेरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है। मलेरिया एक यककलवी यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से होती है जिसे प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया है। इसका ताल्लुक एवनात की दुनिया किंगडम एनिमेलिया से है जिसका फाइलम प्रोटोजो है। अब एक ऐसी खास किस्म के मच्छर एनोफिल्स की एक मादा की एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिली है। ये मादा अपने लाभदायक यानी कि सलाइवा में प्लाज्मोडियम को रखकर दूसरों तक पहुंचाती है। जब ये किसी सेहतमंद शख्स को काटती है तो इस मादा से प्लाज्मोडियम आलूद लहाब जिस्म पर छोड़ देती है। इस तरह ये लहाब इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है और प्लाज्मोडिया यानी कि प्लाज्मोडियम की जमा खून में शामिल हो जाती है, जहाँ खून के सुर्ख जिस्म में इसका शिकार बनते हैं और इन्हें तेज़ रफ्तारी से नुकसान पहुँचाने लगते हैं। अगर एक खास दवा जिसे आप कहते हैं गोनीन के इस्तेमाल मुनासिब मकदार मरीज को ना दी जाए तो मरीज चंद ही दिनों में जर्द और कमज़ोर पड़ जाता है और इस बीमारी में दर्ज तरीक़ों से काबू पाया जा सकता है। अब वो क्या क्या तरीके हैं, जैसे आपके घरों के बाहर खुले पानी के होते जैसे जोड़ और खाइयाँ, इनको खुश्क मट्टी डाल कर खुश्क कर लेना चाहिए। इनकी भरवाई कर लीजिए, जहाँ पानी खड़ा रहता हो वहाँ पे पानी आपका निकासी का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए ताकि पानी जो है वहाँ से निकल जाए। नेक्स्ट आपके पास है नालियों और घरों के कोनों खुदरों में छुपे हुए मच्छरों को मारने के लिए DDT का बाकायदगी से स्प्रे करना चाहिए। मलेरिया के खिलाफ मुनासिब दवाएँ बीमारी की सूरत में फ़ौरन इस्तेमाल की जाएँ। आजकल बहुत मौसर और महफूज दवाएँ दस्तियाब हैं, घरों में जालीदार दरवाजे लगाए जाएँ। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा टॉपिक वो मलेरिया पढ़े और साथ में मैंने आपको ये बताया कि ये एक मच्छर की किस्म होती है मादा जिसको एनोफिल्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम होता है उससे, और प्रोटोजोफाइलम होता है इसका, इस वजह से होता है। इसके लिए मेडिसिन जो है क्विनीन है। और ये जो है आपके पास इस बीमारी पर जो तरीके मैंने बताया कि एक तो पानी की भरवाई जो है वो पानी के जोड़ों को बंद किया जाए, मिट्टी डाल कर भरवाई करनी चाहिए खड्डों की, और नालियों और घरों में खुदरों को छुपे हुए पानी को मच्छर डाल स्प्रे किया जाए। इसके बाद जो है बीमारी को फ़ौरन लंबा नहीं करना चाहिए, आपने फ़ौरन क्या करना है, मेडिसिन लेनी है, घरों में जालीदार पर्दे लगवाना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने मलेरिया पूरा जो टॉपिक है पेज नंबर आपके पास है 77, ये आप लोगों ने प्रॉपर याद भी करना है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज भी करना है, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से। ओके क्लास, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जमात है प्री नाहिम, दिन है हफ्ते का और आज तारीख है 6 जून 2020। चैप्टर आप पढ़े हैं 6 की बुक का, सबक नंबर 3 रियासत। आपने रियासत के पॉइंट सारे इसमें पढ़े। आज हम इसका लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, वो है ज़राए इब्लाग की अहमियत। ठीक है, इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो था सफ़ा नंबर 3, सफ़ा नंबर 19 पे ज़राए इब्लाग का फलाही रियासत में किरदार। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 20 पर ज़राए इब्लाग की अहमियत। ज़राए इब्लाग से क्या मुराद है, आपको जैसे कल बताया था, ज़राए इब्लाग से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं, जो आप तक कोई भी न्यूज़ पहुंचाती है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, नेट, अखबारात, रसाल। ठीक है, आज ज़राए इब्लाग की अहमियत पढ़ेंगे। ज़राए इब्लाग क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहले आपको बताएंगे मिसाइल से आगाही। एक शख्स जो घर में रहता है, एक फर्द जो घर में रहता है, उसको नहीं मालूम होता कि मुल्की मसाइल क्या चल रहे हैं, माशरे में किस तरफ रुझान जा रहा है। तो ज़राए इब्लाग क्या करता है, वो अवाम को मसाइल से आगाह करता है और अवाम के मसाइल मालूम करने के साथ साथ हुकूमत तक पहुँचाता है। हुकूमत तक क्यों पहुँचाता है, ये क्या फ़ायदा होता है अगर वो हुकूमत तक अपने मसाइल पहुँचाएगा ज़राए इब्लाग लोगों के, अपने मुल्क में रहने वाली अवाम के, तो हुकूमत को मसाइल हल करने की कोशिश करती है। आजकल के दौर में चूँकि फलाही रियासत है, इसलिए अवाम के मसाइल हल करने में
हुकूमत गहरी दिलचस्पी लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसको पता है कि अभी जब उनकी हुकूमत है, उन्होंने अवाम के मसाइल हल किए, तो नेक्स्ट इलेक्शन में अवाम उनको दोबारा से हुकूमत में शामिल करेगी और उनको वोट देगी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास नजरियात की तश्कील। ज़राए इब्लाग में कौमी अहमियत के हामिल नजरियात को भी ज़ेरे बहस लाया जाता है। नजरियात यानी कि मुख्तलिफ लोग हुकूमत में जमा होते हैं, मुख्तलिफ जमातें जमा होती हैं, हर फर्द जो उस जमात में होता है उसका अपना एक अलग नज़रिया होता है। तो क्या करती है कि हुकूमत जो है वो ज़राए इब्लाग के ज़रिए नज़रियात की तश्कील करती है और अवाम को भी शिरकत की दावत देती है। दावत किसने देती है कि जो भी चीज़ चल रही है, जो भी मसला है, जो भी नज़रिया है, उसके ऊपर अवाम की राय भी जाने। फिर बहस होती है और बहस के नतीजे में ज़राए इब्लाग किसी न किसी नतीजे पर पहुँचकर अवाम में प्रोपेगेंडा करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, ये नतीजा क्या निकलता है कि अवाम में भी नज़रियात की तश्कील होती है और नज़रियात में मजबूती आती है। अवाम को पता चलता है कि कौन से नज़रिया या किस फर्द का क्या नज़रिया है और उसने क्या बात की है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएंगे, राय आमा को मुतासिर करना। ज़राए इब्लाग राय आमा को बहुत जल्द मुतासिर करते हैं। अगर ज़राए इब्लाग राय आमा को मुस्बत तौर पर मुतासिर करें तो फलाही रियासत के लिए बहुत मुफीद हैं। अखबारात और रसाइल, रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर अपने अपने ज़रियों से जो है वो राय आमा को मुतासिर करते हैं। कैसे मुतासिर करते हैं कि अखबारात अपनी रिपोर्टें शेयर करती है, टीवी के ऊपर जो न्यूज़ आती हैं उसके ऊपर आप अपना देख रहे हो, वो टीवी के ऊपर जो खबरें चल रही होती है वो आपको अलहदा मुल्क की सूरत हाल बता रही होती है। जब अवाम जो है अखबारात, रसाइल के ज़रिए और टीवी के ज़रिए सारी खबरें सुनती हैं किसी भी एक मसले के ऊपर, तो फिर उसमें राय आमा अपनी जो है अवाम अपनी राय देती है। तो फिर क्या होती है, राय आमा की तश्कील होती है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद पैदा करना। अगर ज़राए इब्लाग मुस्बत अंदाज में काम करें तो कौम में यकजहती और इत्तेहाद पैदा होता है, जिससे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है, अगर जो ज़राए इब्लाग है वो सही रिपोर्टें, सही मसाइल पहुँचाए अपने अखबारात के ज़रिए, तो उससे फिर अवाम को ही फ़ायदा होता है। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाएंगे, हुकूक व फ़राइज़ से आगाही। ज़राए इब्लाग अवाम में सियासी शऊर पैदा करने के साथ साथ इनमें हुकूक व फ़राइज़ से आगाही भी पैदा करती है कि उनके क्या हकूक़ हैं और कौन से फ़राइज़ हैं। ठीक है, किसी भी एक बंदे का हक दूसरे का वो फ़र्ज बन जाता है, जो किसी रियासत को फलाही रियासत में बनाने में मददगार साबित होते हैं। बेटा जी, ज़राए इब्लाग की जो अहमियत है, ये आज का टॉपिक आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। आपने ये टॉपिक जो है इसको मुकम्मल लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, ये आपने ज़राए इब्लाग की अहमियत, मसाइल से आगाही, नज़रियात की तश्कील, राय आमा की तश्कील, कौमी यकजहती और इत्तेहाद पैदा करना, हुकूक व फ़राइज़ से आगाही, ये आपने सिर्फ याद नहीं करने, आपने इसको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी एक्सरसाइज करवाइए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जमात है 3 अहम, दिन है हफ्ते का, तारीख है आज 6 जून 2020। आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा जी वो था होम इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3, ग़िज़ा और खुराक को समझना। उस चैप्टर में से पेज नंबर 67 के ऊपर से आपको पढ़ाया जा रहा था बुनियादी ग़िज़ाई ग्रुप। ठीक है, बुनियादी ग़िज़ाई ग्रुप कौन कौन से हैं आपको बताया गया कि दूध और दूध से बनी हुई अशिया, गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे, सब्जियां और फल, ये तीनों आपको पढ़ाए गए थे और आपको कहा गया है कॉपीज पे लिखने और याद करने अच्छे से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रह गए हैं वो हमारे पास है अनाज और दालें, पेज नंबर 69 पे। ठीक है, अनाज और दालें। अनाज कौन से? अनाज से मुराद गंदम। ठीक है, और दालें कितनी किस्म की भी दालें आपकी आ जाती है, गंदम आ जाती है, मकई आ जाता है आपका इसमें। ठीक है, चावल आ जाते हैं और दालें जितनी भी आपकी चने की दाल या जो भी दालें आपके रेगुलर यूज़ में आपके घरों में यूज़ होती हैं वो इस ग्रो में शामिल है। अब इस ग्रो में दालें और अनाज शामिल हैं और अब आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि उसमें कितनी ग़िज़ाइयत, कितनी कैलोरीज और क्या क्या चीज़ आप उससे हासिल करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में गेहूं की रोटी का इस्तेमाल बुनियादी खुराक के तौर पर किया जाता है। ठीक है, गंदम। ठीक है, गंदम की रोटी का इस्तेमाल बुनियादी खुराक के तौर पर किया जाता है। अनाज का 3/4 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि प्रोटीन निहायत कम मिकदार में पाई जाती है।
आप रोटी खाते हैं उसके बीच में उस रोटी में क्या शामिल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत कम मिकदार में आपके पास उसमें प्रोटीन होती है। हमारे मुल्क में कैलोरीज के असूल के लिए 65 से 70% तक इस्तेमाल किया जाता है क्या, अनाज, गंदम, चावल, मकई और चना। ठीक है, साबुत अनाज से आयरन, थियामिन, राइबोफ्लेविन और कुछ नामुकम्मल प्रोटीन हासिल होती है। तमाम अनाज पकने के बाद क्या हो जाता है, हजम के काबिल हो जाता है, वो आपको सोडो हजम यानी कि आपको हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। दालों में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा काफ़ी मिकदार में, आपको भी मैंने बताया था कि प्रोटीन भी पाई जाती है। जो आपकी रोटी है उसमें प्रोटीन बहुत कम मिकदार में पाई जाती है, लेकिन जो दालें हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अनाज के मुकाबले में इनसे दुगनी प्रोटीन हासिल होती है, लेकिन इनसे ज़रूरी अमीनो एसिड की कमी होती रहती है। इसलिए हमेशा मिली जुली ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म में जितनी ग़िज़ाइयत आपको दरकार है वो उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चिकनाई, मक्खन, मार्जरीन और मीठी अशिया। मक्खन, मार्जरीन, मलाई, घी, तेल और चर्बी वगैरह क्या करते हैं, आपके जिस्म को हरारत और तवानाई फराहम। इनकी मदद से बाकी ग़िज़ाई अज़ा मसलन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और कैल्शियम वगैरह अपना काम बेहतर तौर पर कर सकते हैं। ये हमारे जिस्म को सेहतमंद बनाकर बीमारियों के खिलाफ क्या करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। कौन सी चीज़ें, चिकनाई, मक्खन, मार्जरीन और मीठी अशिया जो हैं वो आपके जिस्म को जो है वो सेहतमंद बनाते हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर इतनी तवानाई, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं कि आप बीमारियों से लड़ सकें। मीठी अशिया मसलन चीनी, गुड़, शहद, जाम, जेली, मीठे मशरूबात और मिठाइयाँ वगैरह आपके जिस्म को कैलोरीज फराहम करती हैं, यानी कि आपके जिस्म को जितनी कैलोरीज चाहिए हों तो वो आपको ये फराहम करती हैं। लेकिन इनको जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे और साथ ही कैलोरीज जो है वो आपके जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ आप में पाई जाएंगी। इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी किस तरह करना चाहिए कि आपको इत्तेदाल से करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आप जो मीठी अशिया खाते हैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल क्या करेगा, मोटापे का बाइस, ज़ियादतीस और दिल के अमरीज का बाइस जो है, दिल के अमराज का बाइस आपके जिस्म को बना देगा। आपको आज का चैप्टर यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज करते हैं। ठीक है बेटा जी, आपने ये टॉपिक याद करना है। बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोथ जो 5 हैं, ठीक है, आपने वो याद करने हैं, आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर उनको लिखना नहीं है। यहाँ पे आज का टॉपिक मुकम्मल होता है। अब आपसे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। क्लास अस्सलाम वालेकुम। क्लास जो आज है जिस क्लास का मैं कर रही हूँ वो है प्री-9 और मज़मून है आप लोगों को इस्लामियात की तैयारी। और आज का जो टॉपिक है वो रिसालत का मफ़हूम, मनसब और इस्मत। क्लास का इसके 5 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने करवाए हैं। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट्स करवाऊँगी। नेक्स्ट में आप लोग पहला पॉइंट देखें वो क्या है, वो है जी हर कौम के लिए हादी। अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा तो एक तरफ इब्लीस ने इसे गुमराह करने का मंसूबा बनाया और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए वक्तन फ़वक्तन रसूल और नबी भेजे। लिहाजा ये तस्लीम शुदा बात है कि इंसान ने जब इस कायनात में कदम रखा इसी वक्त से रश्द व हदायत का ये सिलसिला जारी रहा, यानी कि बहुत से पैगम्बर आए यानी कि इंसानों को हदायत की रोशनी दिखाने के लिए। अब देखिए कुरान मजीद में इरशाद होता है हर कौम के लिए एक राह दिखाने वाला आया, यानी कि इस बात पर ईमान रखना भी ज़रूरी है कि जब अल्लाह एक है तो इसकी तालीम भी एक, तो बिलाशुबा तमाम पैगम्बरान खुदा की बुनियादी तालीम भी एक ही रहेगी। इसीलिए अगर अल्लाह के किसी एक बरहक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया तो गोया कुरान करीम ने जो कुछ कहा इसका भी इनकार कर दिया गया। औसाफ़े रिसालत के नेक्स्ट पॉइंट देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगम्बर अपने जिन औसाफ से पहचाना जाता है वही रिसालत और नबूवत के औसाफ है जो दर्जा ज़्यादा। आप देखें जी औसाफ़े रिसालत के ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें मैं आप लोगों को एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट जो है वो है इल्म व हदायत का सरचश्मा। रसूल अलैहिस्सलाम के इल्म व हदायत का सरचश्मा खुद अल्लाह ताला है। नेक्स्ट है जी मासूमियत। वो मासूम होते हैं, इनका किरदार बेदाग होता है, इनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। नेक्स्ट देखिए अतिया खुदाबंदी। रिसालत का मनसब मेहनत और कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी और इंतखाब से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए
अतिया खुदाबंदी मैंने कर दी। उसके बाद देखिए खुदाई ज़ाब्ता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की रहनुमाई और हदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़ाब्ता हयात अता किया जाता है, जिससे हक को बातिल का फैसला हो जाता है। इसे फुरकान का नाम दिया गया। नेक्स्ट देखिए मोजज़ात, वो ताइद इलाही से सरफराज होते हैं और इसे चंद ऐसे निशान यानी कि मोजज़ात दिए जाते हैं जो इस बात की इलामत होते हैं कि वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ है और इन मोजज़ात पर ईमान लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए जी अताते फ़र्ज़। अताते फ़र्ज़ क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से लोग नेकोकार और सालिया बनते हैं। इसकी अतात तमाम इंसानों पर फ़र्ज़ होती है जिनकी तरफ वो भेजा जाता है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर काफिर है, यानी कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता वो काफिर है। सिरात मुस्तकीम क्या है जी? अल्लाह ताला की रज़ा, खुशनुदी और वही इलाही के जरिए मखलूक की खैर ख्वाही और इन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई रसूल की ज़िंदगी का मकसद होता है। क्लास ये जो आप लोगों को मैंने पॉइंट्स करवाए हैं, आप लोगों ने रिटर्न भी करने और अच्छे तरीके से याद भी करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamualaikum class, pre-9 arts group, subject is mathematics and date is 6 June and day is Saturday. Okay, start करते हैं pre-9 class। हमारे पास जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन होती है, मतलब कुछ कंडीशन मल्टीप्लाई में होती हैं, कुछ डिवाइड में होती हैं, उनके रिजल्ट्स को उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का जो आसान तरीन मेथड है ना, वो आप कह सकते हैं कि लॉग मेथड है। वो कैसे है कि आपने लॉग अप्लाई करें गिवन कंडीशन का, लेकिन उससे पहले आपके पास लेफ्ट और राइट साइड का होना जरूरी है ताकि आप अप्लाई करें टेकिंग लॉग और बोथ साइड। मैथमेटिक्स में मतलब एक रूल है कि अगर आप लॉग अप्लाई करते हैं एक साइड पे तो ऑपोजिट साइड पे भी अप्लाई होता है। मतलब एक चीज जो होती है सिर्फ सिंगल साइड पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वही चीज जो मल्टीप्लाई में जा रही है वही चीज डिवाइड में भी जाएगी, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट और राइट साइड का एक बनाने के लिए हमने लेट किया x = 69.13 मल्टीप्लाई विद 0.34 मल्टीप्लाई विद 0.014, ठीक है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से दोनों तरफ का लॉग लिया, लेकिन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेने से पहले आप ये देख लें कि x जो आपका लिया गया है उसकी हर पावर सबकी सेपरेट है, होल में भी सबकी सेपरेट करें ताकि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले तो हमें हर टर्म बिल्कुल एक क्लियर इंडिविजुअल मिले, ठीक है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले तो 69.13 मतलब इस कंडीशन का भी लॉग आ गया, लॉग ऑफ x। लॉग ऑफ x हो जाएगा, आपको पता है मल्टीप्लाई पहले लॉग ऑफ 69.13 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया लॉग ऑफ 0.34 मल्टीप्लाई चेंजिंग प्लस लॉग ऑफ 0.014, क्लियर? अच्छा, ये लॉग ले लिया, कैलकुलेटर का आंसर प्लस का साइन लॉग लिया, आंसर जो है नेगेटिव आया। आपको याद है कि शुरू के लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर आप लॉग लेते हैं और आंसर आपके पास नेगेटिव आए वो फाइनल आंसर नहीं होता, वो उस सूरत में होता है कि सिंपल आपने लॉग तक ही लेना है। अगर आंसर का एंटी लॉग भी आपको पता है कि हमने लेना है तो फिर जो आंसर नेगेटिव आएगा आपने एज इट इज ही लिखना है। हमें पता है कि हमने आंसर का एंटी लॉग लेना है, ठीक है? अच्छा, लॉग ऑफ 0.34 नेगेटिव आ गया, 0.014 ये भी नेगेटिव आ गया, रिजल्ट लिख दिया। ये आंसर एज इट इज प्लस माइनस इसका रिजल्ट एज इट इज। आप कैलकुलेटर पे कैसे प्रेस करेंगे, लॉग ऑफ 0.014 रिजल्ट आ गया। ये हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है? आपके पास ये तीन रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है? अब आपने लॉग ऑफ x का आपका ये रिजल्ट आ गया, फिर आपको चाहिए एंटी लॉग, मतलब आपको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। लॉग अगर यहाँ से हटाना है तो वो ऑपोजिट साइड पे जाके एंटी लॉग भी चेंज हो जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा। तो 0.3314 आपके पास आ जाएगा, x = ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है? और ये हमारा आंसर है। आप x आपके पास क्या था? हाँ जी बेटा, आपके पास रिजल्ट आया था -0.4796, फिर आपने इसका एंटी लॉग लिया, आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है? पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, वो है 8.67 मल्टीप्लाई विद 3.94 डिवाइड्स बाय 1.78, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन कंडीशन में को x लेना है, ठीक है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, जब दोनों तरफ का लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। पार्ट नंबर आपके पास 2 है, 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 डिवाइड्स बाय 1.78। सबसे पहले तो आप करेंगे कि सोल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे कि ये कंडीशन x के इक्वल है। अगर x के इक्वल है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे,
log of x equals to log of 8.67 multiplied by 3.94 divides by 1.78, ठीक है। अगर आप ये रजिस्टर्स पे कर चुके हैं तो आप ये रफ रजिस्टर्स पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट था, इससे आपको अगेन समझा रही हूँ। ये हो जाएगा log of 8.67 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा log of 3.94 और ये चेंज हो जाएगा माइनस log of 1.78, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, एक आंसर ही आएगा, तीनों के रिजल्ट्स आएंगे। एक आएगा 0.9380, एक आएगा आपका 0.5955, एक आपके पास आएगा 0.2504, ठीक है। ये आंसर जो है तीनों की सिंपलीफाई किया, आंसर आ जाएगा log of x हमारा आ जाएगा 1.2831 इक्वल, ठीक है। हमें x चाहिए तो ये हो जाएगा एंटी log of 1.2831। आप इसका एंटी लॉग लेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 19.19, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। और x की वैल्यू लास्ट में आपने ये दोबारा लिख के और इस रिजल्ट को इसके इक्वल लिख के, क्लियर। पार्ट नंबर 3 आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 3, ठीक है। आपने क्या करना है पार्ट नंबर 3 में थर्ड पार्ट है आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की होल पावर 3। आप देखिए कि आप पहले लेंगे कि ये सारी कंडीशन किसी x के इक्वल है। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 3। आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेने से पहले आप देख लेंगे हर टर्म आपके पास मतलब इंडिविजुअल पावर के साथ है, ठीक है। और इंडिविजुअल पावर के साथ है ताकि आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है तो आपको हर टर्म क्लियर मिले। अच्छा, मैं पहले इसमें 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 3, ये 3 यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करूंगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log of 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 पावर 3 डिवाइड्स बाय 3, ठीक है। अब मैं log अप्लाई करती हूँ कुछ लॉस के साथ, log of हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई चेंजिंग प्लस log of 3.142 प्लस log of 1.5 पावर 3, ये 3 है तो ये हो जाएगा माइनस log of 3, ठीक है। अच्छा, ये आप log of 4 आंसर ले लेंगे क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं थी जो आपने सॉल्व करने के लिए पहले पावर को स्टार्ट में लेके आते हैं, उस फिर सिंपलीफाई करते हैं। आपके पास आ जाएगा 0.6021 प्लस log of 3.142 का रिजल्ट आएगा 0.4972 प्लस। अच्छा, अब आपने 3 को पहले लाना है, log हो जाएगा 1.5 का, पहले ये स्टेप लिख लें, उसके बाद अगले स्टेप में इसका log ले लेंगे 0.4771, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप जो है इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं करना चाह रहे बेशक आप इसको एडिटिंग करके फाइनल सारे आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे। प्लस 3 log of 1.5 आप लेंगे तो आपका 0.1761 माइनस 0.4771 रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, 0.6021 प्लस 0.4972, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0.5283 माइनस 0.4771, ठीक है। अब ये 4 रिजल्ट्स आ गए, सबको सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1505 जो कि log of x के ऊपर है। आपको x चाहिए तो ये हो जाएगा एंटी log of 1.1505, ठीक है। आप इसमें एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 14.14, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगेन आपने इसको जो है x जो हमने सोर्स किया था आंसर में आपने स्टेटमेंट को लिख के उसके सामने लिख देना 14.14 की इक्वल है। मतलब इस सारी कंडीशंस को अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका पार्ट क्वेश्चन ठीक है तो आप इसको सिंपलीफाई करें, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें, 4 को 3.142 या 4 को 3 से डिवाइड कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसको 3.142 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा वो 1.5 की पावर 3 आप देखिए क्या है उसको इस सारी रूल्स मतलब जो भी आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कि वो आंसर 14.14 ही आता है, इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है। पार्ट नंबर 5 जो है 4 और 5 सेम एज प्रीवियस पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में आपके पास है 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42 होल पावर 2 डिवाइड्स बाय 4.567
होल पावर 1/3। ठीक है, ये नोट्स में आपके पास रिटन फॉर्म में हुआ है, मैं सिंपल आपको इसमें हिंट्स दूंगी। ठीक है, कैलकुलेशन आपने सारी वैसे नोट्स अगर आपने ले ली है तो उनमें ये सिंप्लीफाई हुआ है। पार्ट नंबर 5 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42 होल पावर 2 डिवाइड्स बाय 4.567 होल पावर 1/3। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने चलिए हम लोग ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिख लिया x ले लिया, टेकिंग log on both side log of x equals to 0.9876 multiplied by 16.42 whole power 2 divides by 4.567 whole power 1/3। बेटा जी आप लोग क्या करेंगे, मैंने कहा था ना कि टेकिंग log on both side तब अप्लाई करेंगे, x आपका क्लियर हो, यहाँ पे x आपके पास बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपकी सारी पावर्स आपकी डिवीजन है, सब कुछ आपके पास मतलब सेपरेट है, तो टेकिंग लॉग ले लें, लॉग अप्लाई करें तो आपके पास जो है लॉग ऑफ 0.9876 प्लस लॉग ऑफ 16.42 होल पावर 2 के साथ माइनस लॉग ऑफ 4.567 पावर 1/3 के साथ। ठीक है, आप टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड लें, ये हो गया लॉग ऑफ 0.9876 प्लस लॉग ऑफ 16.42 होल पावर 2 माइनस लॉग ऑफ 4.567 होल पावर 1/3। ठीक है, इस सारे सेट्स को आप सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा 2 पहले आ जाएगा लॉग ऑफ 16.42 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 4.567। ठीक है, ये आंसर आपको पहले से क्लियर होगा, 2 एज इट इज होगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1/3 लॉग ऑफ 4.567 आपके पास जो है ये होता है 0.6596। ठीक है, लॉग 16.42 आपके पास आ जाएगा 1.2154 और ये रिजल्ट आपका आ रहा होगा माइनस 0.0054 माइनस 0.0054 माइनस 0.0054 एज इट इज प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा 2.4308 इस रिजल्ट को 3 से डिवाइड कर देते 0.2199 लॉग ऑफ x आपके पास जो है फाइनल आ जाएगा 2.2055। ठीक है, आपको x चाहिए एंटी लॉग ऑफ आंसर। ठीक है, 2.2055 आपके पास जो है दोनों रिजल्ट्स आंसर फाइनली 160.5 ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा बेटा जी, एक के जो है 5 पार्ट आप रिवाइज हो चुकी है, पार्ट नंबर जो है लास्ट वो भी आपका सेम एज पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 तक है। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स में आपको रिवाइज करवाऊंगी, अगर टाइम हुआ तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ का आज का लेक्चर जो है 6 जून के यहाँ पे एंड होता है। ओके बेटा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।